हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, गॉस लॉ क्या होता है और गॉस लॉ का डेरिवेशन पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए। ठीक है, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोग टोटल आज 3 एप्लीकेशन देखेंगे। यही तीनों एप्लीकेशन मेनली एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए पहला एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, मतलब कि देखिए हम लोग पहले क्या करते थे कि एक चार्ज है, उस चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अब की बार वैसा नहीं है। अब की बार मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब कि बहुत लंबा वायर है। ठीक है, स्ट्रेट वायर है और वो चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो उसके चलते उसके आसपास या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा ड्राइंग देख लीजिए, ड्राइंग से ही आधा चीज समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास एक वायर है। ठीक है, और ये वायर क्या है, लेट्स से ये वायर पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये वायर पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है। तो और मान लो ये जो टोटल चार्ज है इस वायर पे ना, इसका वैल्यू है Q। ठीक है, कहाँ पे लिखे इसको, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू उसका वैल्यू है Q। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे इतने सारे जो चार्जेस है, इस चार्जेस की वजह से हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो मान लो मुझे इस पॉइंट पे पता करना है, इस पॉइंट P पे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। तो जब भी हम गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, तो हमें डायरेक्टली सिर्फ एक पॉइंट बना देने से वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलता है। हमें एक सरफेस इमेजिन करना पड़ता है, एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो इमेज बना है, इसको देख करके अगर हम एक सिलेंडर बनाएं, वो परफेक्टली इसके ऊपर फिट बैठेगा एज अ गॉसियन सरफेस। कहने का मतलब है कि जब भी किसी पॉइंट पे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। देखिए इसको कैसे बना रहे हैं गॉसियन सरफेस को। ये देखिए। ठीक है, तो एक सिलेंडर, ओके, और इस सिलेंडर के बीच में एकदम को एक्सियली, एकदम इसके एक्सिस से ये वायर पास हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो सरफेस मैंने क्लोज्ड सरफेस अभी ड्रॉ किया ना, ये क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, मान लीजिए कि इस वायर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, और ऐसे भी समझ में आ रहा है कि यह आर इस सिलेंडर का रेडियस भी होगा। ठीक है, और लेट्स से कि ये जो सिलेंडर का लेंथ है वो है एल। तो यहां से लेकर के यहां तक इसका जो लेंथ है, मान लीजिए वो क्या है, एल है, स्मॉल एल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस सिलेंडर को देखें तो इस सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस है कि नहीं। एक तो ये ऊपर वाला सरफेस, एक तो ये ऊपर वाला सरफेस। ठीक है, मान लो इसको हम बोल दे रहे हैं टॉप सर्कुलर सरफेस। मान लो इसको बोल दे रहे हैं टॉप, दिखाई दे रहा है, टॉप सर्कुलर सरफेस। मान लीजिए इसको हम S1 कह रहे हैं। ठीक है, एक सरफेस देखिए इसी की तरह नीचे वाला होगा, ये है ना। इस सरफेस को मान लीजिए हम कह दे रहे हैं जो कि बॉटम सर्कुलर सरफेस। इसको हम मान लीजिए S2 से डिनोट कर रहे हैं। S मतलब एरिया सरफेस। ठीक है, और एक कौन सा बचा हुआ है, ये जो कर्व्ड है। ठीक है, अगर हम इसको एक, देखिए इसको अगर हम एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे इसको, तो एक तो ये वाला ऊपर वाला हो गया टॉप, एक ये बॉटम वाला हो गया, लेकिन ये जो ये साइड वाला सरफेस है ये, ठीक है, ये भी तो बचा हुआ है ना अभी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बात कर रहे हैं, इस सरफेस का। ठीक है, इस पूरे सरफेस का जो कर्व्ड वाला है। ठीक है, तो एक ये सरफेस हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, कर्व्ड सिलिंड्रिकल सरफेस, इसको S3 कह दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दिए यहाँ पे, चूंकि जो ये वायर है उस पर
पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से बाहर निकलता है, रेडियली आउटवर्ड ना, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, है कि नहीं, ठीक है। अगर हम ये सरफेस देखें, ये मान लीजिए सरफेस S1 का बात करें, तो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या होता है बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जाकर देखिए अगर नहीं समझ में आया तो, उसमें बहुत अच्छे से बताए हैं। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ पे आउटवर्ड है, ये रेडियली दिखाई देगा यहाँ पे, इधर, ठीक है। मतलब ये S1 उधर रहेगा, एरिया वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। सर्फ एरिया वेक्टर जो रहता है वो सरफेस पे ठीक परपेंडिकुलर रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रहा है, पैरेलल टू द सरफेस जा रहा है ना, इस तरीके से जा रहा है ये ई, ठीक है, क्योंकि ई तो रेडियली आउटवर्ड है ना, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसे याद रखना है, ठीक है। उसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी जो एरिया वेक्टर है इसको हमने क्या माना है, S2 ना, तो मान लीजिए S2 इस डायरेक्शन में है, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और ये रेडियली आउटवर्ड होता है, सॉरी आउटवर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी या तो इधर होगा या उधर होगा, तो कोई एक डायरेक्शन मान लीजिए ये डायरेक्शन माने हैं, सरफेस के पैरेलल होगा, तो यहाँ भी कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिए। अब आते हैं इस सरफेस में, तो इस सरफेस में ध्यान दीजिए कि इस सरफेस, अगर ये पूरा सरफेस है जो कर्व वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व सरफेस से इस तरीके से निकल रही है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कर्व सरफेस से है इस तरीके से निकल रही है, और एरिया वेक्टर भी तो इस सरफेस पे ऐसे ही परपेंडिकुलर रहेगा ना, है कि नहीं, तो दोनों एक ही लाइन में रहेंगे ना। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया इमेजिन करें, ठीक है, मान लीजिए DS इमेजिन कर रहे हैं, तो इधर ही डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, और सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि S3 के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल, दोनों पैरेलल है तो 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आ जाइए, अब चूंकि ये ड्राइंग ही मेन था, यहाँ से अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो फिर कुछ बचा नहीं है, ठीक है। देखिए देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि गॉस लॉ के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स इस पूरे सिलेंडर का, सॉरी इस पूरे सिस्टम का जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, चूंकि यहाँ पे 3 सरफेस है ना, तो इजी करने के लिए मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ E ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E ds2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E ds3, ठीक है। चलिए इसको देखें, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस आएगा, ठीक है। तो E ds1 कॉस, अब जहां पे S1 है वहां पे E और ds1 के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है ना, देखिए E और S1 के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, 90। सिमिलरली S2 में भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, E ds2 कॉस 90 डिग्री प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखिए, E ds3 कॉस 0 डिग्री होगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एंगल 0 डिग्री था इस S3 में। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ ये, और E तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकालिए इसको, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बचा है, ds3, ठीक है। और ds3 मतलब कि ये जो ds3 S क्या है, S3 क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया टोटल कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सरकमफ्रेंस कितना है, चूंकि रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r होगा। अब चूंकि लेंथ l तक कैलकुलेट करना है तो 2 पाई r इंटू l, यही पूरा होगा एरिया इस सरफेस का, तो E इंटू 2 पाई r l, यहां तक समझ में आया, ठीक है। ये मेरा क्या निकला है, टोटल फ्लक्स। लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से टोटल फ्लक्स का तो एक और फॉर्मूला होता है ना, इसको कुछ इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। गॉस लॉ का एक और फॉर्मूला क्या होता है, गॉस लॉ जो बेसिकली गॉस थ्योरम है, Q बाई E नॉट। Q क्या है यहाँ पे, जो टोटल उस वायर के ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से जो फ्लक्स आया है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ का फ्लक्स उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या है
E इंटू 2πr_l इज इक्वल टू Q/E0। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बाकी सारी चीज़ें उस साइड कर दीजिए, ई को यहीं पे रखिए, तो क्या हो जाएगा 1/2πE0। मैं थोड़ा अरेंज करके लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद R Q/L, बोलिए समझ में आया। 2πr_l पूरा नीचे आ जाएगा, 2πr_l और E0 पहले से ही था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं। तो और ये जो Q/L होता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं 1/2πε0, ठीक है, इंटू R इंटू यहाँ पे ये जो Q/L है, Q/L क्या होता है, लेमडा होता है ना। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर याद हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लेमडा से दिखाते हैं और लेमडा होता है Q/L, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है Q/L, तो Q/L की जगह लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली मेरा E का वैल्यू कितना आ रहा है, लेमडा डिवाइडेड बाई 2πε0 r, ठीक है। लेमडा 2πε0 r, ये पूरा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मतलब कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन अ स्ट्रेट वायर, इसके वजह से इस पॉइंट पे P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो कितना होगा, लेमडा बाई 2πε0 r, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड R के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, मतलब R का डिस्टेंस, मतलब आप ये डिस्टेंस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस R, ये जितना इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना कम आएगा, और ये जितना डिक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। समझ में आया ये पूरा? ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन की तरफ। क्या है ये, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट या फिर लैमिना, ठीक है। लैमिना मतलब वही शीट को ही बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास एक शीट है और उस शीट के चलते वो शीट क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब उसके ऊपर जो भी चार्ज है प्लस या माइनस यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके वजह से उसके आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो हम लोग पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे कि कितना फील्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राइंग देखिए, ड्राइंग इज द मेन थिंग। देखो मान लो मेरे पास एक शीट है, ठीक है। ये शीट क्या है, यूनिफॉर्मली जो है कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये शीट जो है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। तो इस शीट से मान लीजिए आर डिस्टेंस पे, कहाँ चला गया, मान लीजिए कि इस शीट से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, मैंने कोई एक पॉइंट इमेजिन किया P। इस पॉइंट पे मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज्ड शीट, ठीक है। तो गॉस लॉ का जब भी हम यूज करेंगे तो हमें एक गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ता है, विदाउट उसके पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप एक बॉक्स भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। बॉक्स मीन्स रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स, या फिर एक सिलेंडर भी इमेजिन करके चल सकते हो। तो चूंकि हमने अभी अभी सिलेंडर वाला एक एग्जांपल देखा है, तो सिलेंडर वाला ही करते हैं, इजी हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके आसपास हमें एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, तो देखिए कैसे बना रहे हैं। और जो सिलेंडर यहाँ पे, सिलेंडर चूंकि गोइंग थ्रू द दिस शीट, ठीक है, तो जितना इस साइड निकला हुआ उतना ही उस साइड भी निकला रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आर निकला हुआ तो यहाँ पे भी आर डिस्टेंस से निकला रहेगा, ठीक है। समझ में आया? ओके। नाउ देखिए, तो ये वाला मेरा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। देखिए यहाँ भी मेरे पास टोटल, सॉरी एक सिलेंडर है तो मेरे पास टोटल यहाँ भी 3 सरफेसेस होंगे। अब ये बार बार लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले ही लिख चुके हैं। एक मान लीजिए ये है, ठीक है, एक ये वाला सरफेस है, इसको हम मान लीजिए नाम दे रहे हैं लेफ्ट सर्कुलर एंड सरफेस, ठीक है, इसको मान लीजिए हम। और एक ये वाला सरफेस है, लेट्स से आई एम नेमिंग दिस सरफेस एज राइट, RIGHT, राइट सर्कुलर एंड
सरफेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। एक और ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये वाला, ये बच जा रहा है ना, समझ पा रहे हो आप कर्व्ड सरफेस कौन सा है? ये इस सरफेस का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज हम लोग पीछे भी देख करके आए हैं वायर के केस में, ये कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो इसका भी कुछ नाम लिख दीजिए। इस कर्व्ड सरफेस का मान लीजिए इसका हम नाम लिख दे रहे हैं कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो रेडियली इस तरह से आउटवर्ड होंगे ना। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस से निकल रहा होगा इस तरीके से ना, है कि नहीं? और एरिया वेक्टर भी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में होगा। करेक्ट, एरिया मतलब मान लो यहाँ पे एक छोटा सा ds है, इसको ds लिख दे रहे हैं, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे पास होगा। इसके केस में भी सेम होगा कि मान लो ये ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास हो रहा है। लेकिन इस सरफेस के लिए क्या होगा यहाँ पे? मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी कितना है? 0 डिग्री। मतलब अगर हम cos 0 में 1 पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? E। और ये जो एरिया मैंने मान के रखा, अच्छा यहाँ पे आप अपनी सुविधा के लिए ना एक चीज इमेजिन कर लीजिए। मान लीजिए ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसका एरिया है A। बुक वगैरह में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। मान लीजिए जो क्रॉस सेक्शन है ना, इस सिलेंडर को हम कहीं से काटेंगे तो साइड से देखेंगे तो हमको एक क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा ना। मान लीजिए ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम ए कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा? ई, और ये एरिया जो क्रॉस सेक्शन है ए, इस पोर्शन से, इस सरफेस से मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा? ई ए, क्योंकि कॉस 0 होगा तो कॉस 0 तो 1 हो चुका। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा? यहाँ पे जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो भी कितना होगा? ई ए ही होगा ना। ठीक है, अब बच गया ये बीच वाला फेस जो कि कर्व्ड फेस है। तो चूंकि यहाँ से कोई भी ले लो, जैसे मान लो ये वाला लेके हम लोग समझ ले रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस तरीके से जा रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्ट करेगा, और एंगल बन जा रहा है 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री एंगल बना, फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल 90 डिग्री तो cos 90 0 होता है। तो ई ए cos 0 करेंगे तो अल्टीमेटली cos 90 करेंगे, फ्लक्स क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो मतलब इस फेस, ये जो लंबा फेस है कर्व्ड वाला, इससे मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ ये दोनों फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, और वो भी सेम टू सेम, यहाँ से भी ई ए और यहाँ से भी ई ए। ये ई ए कैसे आया, समझ में आ रहा है ना? देखो फिर भी बता दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग ई, ठीक है, ds करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ई ds cos। अब डिपेंड करता है एंगल पे, अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तब तो सब 0 हो गया ऐसे ही, तो इसीलिए यहाँ पे 0 हो जा रहा है। और चूंकि यहाँ पे जब 0 एंगल पुट करेंगे तो सिर्फ cos थीटा हट जाएगा, क्या बचेगा? ई ds, और ds मतलब एरिया, एरिया को मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ए मान के रखा हुआ है, तो इसीलिए ई ए लिख रहे हैं बार बार। समझ में आया? ओके, अब चलो इसको टोटल फ्लक्स निकालते हैं कितना है। टोटल फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा? ई ए प्लस ई ए, करेक्ट, तो 2 ई ए। ओके, और गॉस लॉ के हिसाब से है क्यू बाई ई नॉट। करेक्ट, क्यू मान लीजिए इस शीट पे टोटल वैल्यू जो है कि चार्ज का है। ठीक है, तो यही वाला फ्लक्स का जो वैल्यू है ये उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट। ठीक है, ओके। अब मुझे ई से ज़रूरत है, बाकी सबको उधर कर दीजिए। ई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 ई नॉट और ए। ठीक है, तो 2 ई ए, टू ए नीचे आ गया, क्यू बाई नॉट पहले से ही था। ओके, नाउ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए। ठीक है, अब ये क्यू बाई ए क्या होता है? ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ना, नहीं याद? सरफेस, पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें ये सब में प्रॉब्लम नहीं होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू बाई ए। इसके जगह पे हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं ना। ठीक है, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा था ना, क्यू बाई ए, ये सिग्मा है, इसको क्यू बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था, इसके जगह पे लिख देंगे सिग्मा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा ई का वैल्यू कितना आ रहा है? सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हमको इस पी पॉइंट पे मिलेगा ड्यू टू दिस चार्ज्ड शीट, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस एज्यूम किया था कि आर डिस्टेंस पे है, देखो ये आर वाला टर्म कहीं पे है ही नहीं, कहीं पे आर लिखा हुआ है नहीं। मतलब कि चार्ज्ड शीट के केस में ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आप नजदीक यहाँ पे चेक करो, आप यहाँ पे चेक करो, आप यहाँ पे चेक करो, वैल्यू सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिग्मा, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है बस, ठीक है। समझ में आया? ओके, अब चलते हैं अपना जो तीसरा और आखिरी गॉस लॉ का एप्लीकेशन बचा है उस पे, ठीक। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। अच्छा, शेल का मतलब होता है कि मान लीजिए लोहे का फुटबॉल है, स्टील लोहे का फुटबॉल है, बस अंदर से खोखला है, ठीक है ना। और अगर सॉलिड का बात होगा तो मतलब ठोस बॉल, सॉलिड बॉल एकदम, ठीक है। अब इसमें दो केस बनता है, ठीक है ना। एक पहला वाला केस क्या बनेगा, देखिए, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, एक आउटसाइड द स्फेरिकल शेल और एक इनसाइड। तो आउटसाइड वाला पहले देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक शेल है, ये वाला इजी है, उतना कुछ है नहीं इसमें। मान लीजिए मेरे पास एक आउटसाइड करना ना, ठीक है, एक शेल है मेरे पास, ठीक है। इस शेल का जो रेडियस है, लेट से इसका रेडियस है आर, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसका जो सरफेस है ना यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो इस चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के वजह से आउटसाइड, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए मुझे यहाँ पे पता करना है इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो एकदम डिक्टो वही करना है। गॉस लॉ का यूज करके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा। तो ये रहा गॉसियन सरफेस, ठीक है। थोड़ा ओवल शेप का बन गया लेकिन एक्चुअली ये स्फेरिकल होगा टोटल, ठीक है ना, टोटली स्फेरिकल होगा, ठीक है। ये रहा वो पॉइंट और इस पॉइंट से रिलेटेड ये रहा उसका गॉसियन सरफेस। ये वाला क्या है? गॉसियन सरफेस, ठीक है। याद रहे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकल रहा होगा, ठीक है, एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर, ओके। और एक चीज यहाँ पे मान लीजिए कि सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना है और उसको क्यू बाई ई नॉट के बराबर कर देंगे, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना है, देखो क्या होता है, चूंकि ये क्लोज्ड सरफेस है तो ई डी एस, ठीक है। ई डी एस मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक छोटा सा एरिया है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डी एस, ठीक है। इसको एक्सपैंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ई डी एस कॉस, अब बारी है एंगल का, कितना होगा एंगल। देखो यहाँ पे इस सरफेस पे जो पॉइंट मैंने लिया, तुम कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल ही रहा है। मतलब कि ई का डायरेक्शन और डी एस का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, मतलब एंगल होगा 0 डिग्री। और कॉस 0 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, ई डी एस कॉस 0 का वैल्यू 1। और ई तो कांस्टेंट रहेगा ना, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहेगा वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो आगे पीछे जाने से चेंज होगा, ठीक है। तो ई को हम बाहर निकाल लेंगे, बच गया सिर्फ ये डी एस एरिया। अब ये जो छोटा सा एरिया है इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, जोड़ूंगा, तो ये मुझे बड़ा वाला एरिया मिल जाएगा ना। और ये है क्या, ये तो सरफेस एरिया है किसका, एक स्फेयर का, और एक स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कौन सा आर लेंगे, छोटा वाला या फिर बड़ा वाला, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस फ्लक्स निकल गया। तो इसको किसके बराबर कर देना है, क्योंकि गॉस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स होता है क्यू बाई ई नॉट होता है। ये वाला फ्लक्स का वैल्यू जो यहाँ पे आया है इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट, ठीक है। ई कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दे रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो, तो ये होगा उसका वैल्यू, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होगा पी पॉइंट पे, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना 1/r स्क्वायर के। ये सब बातें याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आउटसाइड, मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक शेल रहेगा, स्फेरिकल शेल, वो भी चार्ज रहेगा सरफेस पे,
तो उसके चलते किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा हम लोगों ने निकाला। लेकिन क्या हो, दूसरा वाला जो केस मैं बताना चाहता हूं कि अगर इनसाइड द स्फेरिकल शेल, मान लीजिए मेरे पास सेम एक वही वाला शेल, मान लीजिए मेरे पास एक शेल है जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। और लेट्स से कि इस शेल का जो रेडियस है कैपिटल आर है। अब मुझे इस सेल के अंदर किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ, पी पॉइंट, इस पॉइंट पे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो आई हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। विदाउट दैट गॉसियन सरफेस वी कैनॉट कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो मुझे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये रहा वो गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो चार्जेस है वो इस सेल के सरफेस पे रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहीं से आगे निकल जाएगा, है कि नहीं, सरफेस पे परपेंडिकुलर यहीं से आगे निकल जाएगा। या ये जो सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्रॉस ही नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इस सरफेस पे क्यू तो है ही नहीं, क्यू का वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो सिंस अंदर वाला सरफेस जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया उसमें क्यू का वैल्यू जीरो है, तो अल्टीमेटली जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ई डी एस क्यू बाई ई नॉट, तो क्यू तो जीरो है, तो अल्टीमेटली पूरा सिस्टम जीरो, तो ई भी कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। याद रखना इसको कि आउटसाइड द स्फेरिकल सेल तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होता है, लेकिन इनसाइड कितना होता है, जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो देखो, ये हम लोग गॉस लॉ का टोटल 3 एप्लीकेशन किए, यही तीनों में से कोई ना एक आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। और इसी एप्लीकेशन के साथ ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट है, पहले आप पूरा चैप्टर देखिए, कुछ डाउट समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछिए, ठीक है, उसमें बोलिए क्या डाउट है, मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा। बड़ा डाउट रहेगा तो एक वीडियो बनाने का, ठीक है, अगर छोटा डाउट रहेगा तो उसी में समझाने का कोशिश करूंगा, पर एटलीस्ट वीडियो को देख करके पहले समझिए, ठीक है। सीरीज लाइन वाइज देखेंगे तो सारा समझ में आएगा, कोई भी ऐसा नहीं बीच में आकर के देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर है इसमें, इसको देखिए और समझिए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। ओके, चलिए, धन्यवाद।